प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोध माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार और चिंतन के प्रकारों में जो हमारे पाठ्यक्रम में है उन पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि शैक्षिक जीवन में समालोचनात्मक चिंतन का क्या महत्व है, व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है और समालोचनात्मक चिंतन के क्या लाभ है, इस पर बात करेंगे। इसके पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, समालोचनात्मक चिंतन क्या है, इसकी अवधारणा और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने बातचीत की थी इसके पूर्व की वीडियो में, जो आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार, यानी कि थिंकिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। इसमें अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत है, कोई 8 बताते हैं, कोई 4, कोई 6। तो जो प्रमुख है, नंबर 1 प्रत्यक्षात्मक चिंतन, नंबर 2 अवधारणात्मक चिंतन, नंबर 3 विचारात्मक चिंतन, नंबर 4 सृजनात्मक चिंतन, नंबर 5 अपसारी चिंतन, नंबर 6 अभिसारी चिंतन और नंबर 7 आलोचनात्मक चिंतन, या इसे मूल्यांकनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं केवल 3 रखे गए हैं, जिनमें नंबर 1 सृजनात्मक चिंतन, नंबर 2 अभिसारी चिंतन और नंबर 3 आलोचनात्मक चिंतन। हम इन तीनों पर ही बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो नंबर 1 सृजनात्मक चिंतन क्या है? सृजनात्मक चिंतन, इसमें बात करते हैं। सृजनात्मक चिंतन या रचनात्मक चिंतन इसे कहा जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब आप जानते हैं कि क्रिएटिव, रचनात्मक, सृजनात्मक, जिसमें कोई नई चीज या नया ज्ञान की खोज की जाती है। जब किसी विचार क्रिया के माध्यम से नवीन वस्तु या ज्ञान की खोज की जाती है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं समस्या खोजता है और उसके हल को ज्ञात करता है। रचनात्मक चिंतन के 4 चरण है। तो इस जो सृजनात्मक चिंतन है, इसमें स्वयं जो है, जो व्यक्ति होता है वो स्वयं समस्या की खोज करता है और उसके फिर हल तक पहुंचने की कोशिश करता है। और जो रचनात्मक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, इसके 4 चरण जो है विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। नंबर 1 तैयारी, नंबर 2 उष्मायन, नंबर 3 प्रदीपन और नंबर 4 सत्यापन। तो हम जब भी कोई चिंतन करते हैं, जब भी कोई खोज करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है? तैयारी। हमें एक समस्या लेकर उस समस्या के बारे में चिंतन करना होता है। सबसे पहले तैयारी करनी होती है, उसके हल ढूंढने की कोशिश करनी होती है। दूसरा है ऊष्मायन। ऊष्मायन का मतलब होता है कि हम उस चिंतन के तहत, उस चिंतन के दौरान बिल्कुल उस चिंतन को छोड़कर एक आंतरिक रूप से उसके बारे में, उसका हल के बारे में सोचा है। इसका हल क्या हो सकता है? ये उस प्रक्रिया से अलग है। उस प्रक्रिया के तहत हम काम बिल्कुल क्रियात्मक रूप में काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम मानसिक रूप पे कार्य करते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। दो आंतरिक सोच जिसे कह सकते हैं, सोचते हैं। और उसका प्रदीपन। प्रदीपन का मतलब यह है कि जो हमने चिंतन किया, मन ही मन सोचा, एकदम से हम उसका हल ढूंढ लेते हैं, कि उसमें से एक निश्चित कर लेते हैं कि हम बहुत सारे हल जो मन ही मन सोच रहे होते हैं, उनमें से एक हल में पहुंच जाते हैं कि ये इसका हल है, यह इसका निर्णय है करके, और उसको फिर सत्यापित कर लेते हैं। अंतिम चरण में उसको सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद उसे मान लेते हैं कि यह इसका हल होगा करके। ये 4 चरण जो है सृजनात्मक चिंतन में होते हैं। सबसे पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना, और फिर उसके बाद आंतरिक रूप से सोचना उसके बारे में, फिर उसके एक हल तक पहुंचना, उस हल को सत्यापित करना और निर्णय तक पहुंच जाना। ये सृजनात्मक सत्यापन में, चिंतन में होता है। इसका दूसरा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या है? किसी समस्या के संभावित सर्वोत्तम समाधान की खोज करना। जो अभिसारी चिंतन है, इसमें कोई समस्या हमारे सम्मुख है, उस समस्या का जो सबसे सर्वोत्तम हो सकता है, जो संभावित भी है, और सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है, उस तक पहुंचना। यानी कि किसी समस्या के एक समाधान तक पहुंचना, किसी समस्या को हल करने के अंतिम समाधान तक पहुंचने की जो क्रिया है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। अभिसारी चिंतन एक प्रकार का ऐसा चिंतन है जो किसी समस्या के केवल एक सार्वभौमिक समाधान खोजने पर केंद्रित होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक हल खोजते हैं, समस्या का एक हल तक पहुंचने की, एक हल के माध्यम से समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं।
जो अभिसारी चिंतन है, शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1950 में जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अभिसारी चिंतन में मनुष्य की विचार प्रक्रिया केवल एक समाधान खोजने तक सीमित रहती है। मन एकल एवं सही समाधान की ओर अभिमुख होता है। यानी कि हमारा उद्देश्य रहता है कि इस समस्या का सही हल क्या है उस तक पहुंचना। अभिसारी चिंतन का उपयोग शैक्षणिक क्षेत्र में किया जाता है, जहां विद्यार्थियों को तथ्यों, आंकड़ों और वांछित समाधानों को उसी रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया किया जाता है। यानी कि ये छात्र जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे हमारे पास आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको जो है उनके माध्यम से समाधान तक पहुंचने की क्रिया जो होती है वो इसमें कार्य करती है। अब बात करते हैं मूल्यांकन परक चिंतन। मूल्यांकन परक चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और चिंतन इस प्रकार का जो चिंतन है, इस तरीके के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य, सच्चाई को स्वीकार करने से पहले गुण दोष की परख कर लेता है। इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी हम किसी विचार के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसी पर निर्णय लेने की बात करते हैं, निर्णय लेने से पूर्व हम उस पर पहले चिंतन करते हैं। इसमें क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या गुण है, क्या दोष है, इनको परख करने के पश्चात जो निर्णय लिया जाता है वो मूल्यांकन परक है। यानी कि आप पहले ही मूल्यांकन कर लेते हैं। जिस चिंतन में मूल्यांकन किया जाता है किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी तथ्य का, किसी सच्चाई का, जब हम मूल्यांकन करके निर्णय लेते हैं तो मूल्यांकन परक चिंतन कहलाता है। मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें गुण दोष देखते हैं, उसमें लाभ नुकसान देखते हैं। इस प्रकार से जो है जो जिस चिंतन में कार्य किया जाता है वो मूल्यांकन परक कहलाता है, क्योंकि शब्द से ही निश्चित हो रहा है मूल्यांकन परक, जिसमें हम मूल्यांकन के द्वारा या मूल्यांकन करके हम जो है किसी कार्य को, किसी भी घटना को, तथ्य को स्पष्ट करते हैं। ये तो हमने 3 प्रकारों के बारे में बात की। इसके अलावा जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, फिर कभी जब समय लगेगा तो पुनः फिर इस पर बात करेंगे। अब है समालोचनात्मक चिंतन का महत्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है। समालोचनात्मक चिंतन तर्क को नई स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। यह तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो समालोचनात्मक चिंतन है ये तर्क है, और जो हमारे विचार हैं, सुझाव है, इनको लागू कैसे करना है, लागू करने की क्षमता है। ये तथ्यों को, घटनाओं आदि को पहचानने, उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसका। समालोचनात्मक चिंतन का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। नंबर 1, व्यक्तिगत गलतियों से बचाने में सहायक होता है। हम क्या करते हैं, कई बार बिना चिंतन के कई निर्णय ले लेते हैं। जब वो निर्णय लेते हैं तो फिर वो हमें, हमारी गलतियां बन जाती हैं, हम गलत निर्णय ले बैठते हैं कई बार बिना समालोचनात्मक चिंतन के, बिना चिंतन के। हम पूर्वाग्रही होकर कई बार निर्णय ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होता है। अगर हम जीवन में हर एक निर्णय लेने के लिए, हर एक कार्य करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन करेंगे तो उससे हमारी जो व्यक्तिगत गलतियां हैं उनसे हम बचेंगे, वो हमसे नहीं होंगी या मात्रा में कम होंगी। नंबर 2, उचित निर्णय लेने में सहायक। कई बार, जैसा हमने पूर्व में बात की, कि हम जीवन में हमें कई बार ऐसे भी पल आते हैं, कई बार ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जिन पर हम कई बार गलत निर्णय ले बैठते हैं, या हमारे गलत निर्णयों की वजह से हमें भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो इस समालोचनात्मक चिंतन के माध्यम से, हम समालोचनात्मक चिंतन करके हम अपने निर्णयों को सुधार सकते हैं। अगर हमें जीवन में कभी क्या करने वाली स्थिति बनती है, अगर उस समय हम समालोचनात्मक चिंतन करेंगे तो उससे हमारा जो निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही निर्णय हुआ, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसमें गुण दोष देखेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इस पर रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद हमारा निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता है। नंबर 3, स्वतंत्र सोच का निर्माण में सहायक। जब हम समालोचनात्मक चिंतन करेंगे तो हमारी जो सोच होगी वो स्वतंत्र सोच होगी। हम किसी के बहकाव में नहीं आ सकते हैं, हम किसी की बातों में नहीं आ सकते हैं, हम पूर्वाग्रही नहीं हो सकते हैं। तो हमारी जो सोच होगी, स्वतंत्र सोच का विकास हम पे
होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र होंगे, हम सोच समझ कर हम विचार करेंगे, तत्पश्चात हम किसी भी निर्णय लेंगे, तो हमारी जो सोच होगी वो स्वतंत्र हो जाएगी समालोचनात्मक चिंतन के पश्चात। और समय की बचत, कई बार हम जो है गलत सही तरीके से कोई कार्य करने के कारण हम समय की बर्बादी कर बैठते हैं, समय की बर्बादी हो जाती है। तो जब समालोचनात्मक चिंतन हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे हमारी समय की भी बचत होगी। ये तो रहा हमारा दैनिक जीवन के लिए या व्यावहारिक जीवन के लिए महत्व। अब शैक्षिक जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो शैक्षिक जीवन में क्या हमारे लिए लाभदायक है, कि क्या महत्व रखता है। तो इसमें नंबर 1 जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, हमारी जिज्ञासु शक्ति बढ़ती है, हम जिज्ञासु बनते हैं। अगर विद्यार्थी जिज्ञासु बनता है, जानने की जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, तो वो सफल विद्यार्थी होगा और हमेशा सफल होगा। और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। अगर हम में सृजनात्मकता बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, तो हम अपने जीवन में बेहतर कार्य कर पाएंगे। नंबर 2 आत्मविश्वास को बल। अगर हम समालोचनात्मक चिंतन को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो हमारा आत्मविश्वास जो होगा वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि ये कार्य मैं आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा समालोचनात्मक चिंतन के बाद। भविष्य निर्माण में सहायक, और जब हम समालोचनात्मक चिंतन से कार्य करेंगे तो यह जो है हमारे भविष्य निर्माण में भी सहायक होता है। चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में ले लीजिए, आप व्यवसाय के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी अन्य क्षेत्र में ले लीजिए, हमारे बेहतर भविष्य के निर्माण में यह सहायक होगा। समस्या समाधान की क्षमता के विकास में, जब विद्यार्थी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान की जो क्षमता का विकास हमें करेगा, ताकि हम उन समस्याओं से सामान्य रूप में निपट सकें। और संबंधित जीवन कौशल का विकास, और शैक्षिक जीवन में जो संबंधित कौशल है, उन कौशलों का विकास हमें करेगा, ताकि हम बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ सकें। यहाँ भी समय की बचत करेगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। तो ये है हमारे जो विद्यार्थी जीवन का समय है, उसमें समय की बचत करेगा, ताकि हम और अधिक परिश्रम कर सकें और अधिक मेहनत करने के पश्चात अच्छा परिणाम पा सकें। इसके बाद अब अंतिम है इसमें समालोचनात्मक चिंतन के लाभ। अब हम इतना पढ़ रहे हैं, इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या लाभ है इसके, हमारे जीवन में क्या हमारे लिए क्या लाभ है। समालोचनात्मक चिंतन छात्रों को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ अपने स्वयं के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, कि किसी भी विषय पर मेरा क्या दृष्टिकोण है, यह हमें समझने के लिए जो है मदद करता है हमारी। और इसके लाभ जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे शैक्षिक जीवन के लिए, शिक्षा के लिए क्या लाभ है इसके। नंबर 1 समालोचनात्मक चिंतन निष्पक्षता प्रदर्शित करता है। जब भी हम समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, उसके पश्चात हमें निष्पक्षता आ जाती है। हम पूर्वाग्रही नहीं होते हैं, हम किसी के बहकाव में नहीं आ सकते हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष हो जाते हैं। निष्पक्षता प्रदर्शित करता है व्यक्ति के चरित्र में। समालोचनात्मक चिंतन वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करता है। यह हमेशा हमें वैज्ञानिक प्रकृति की ओर ले जाता है, वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है। हम जब भी जो भी चीज सोचेंगे करेंगे, उसमें वैज्ञानिकता के साथ हम कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और नंबर 3 समालोचनात्मक चिंतन व्यक्तिगत क्षमता का विकास करता है। जो हमारी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, उनका भी विकास करता है। जो हमारी व्यक्तिगत क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार की क्षमताओं का विकास यह करता है। क्योंकि अगर हम चिंतन अधिक करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हम हर एक कार्य में जो है प्रवीण होते जाएंगे। नंबर 4 व्यक्ति को पूर्वाग्रह से मुक्त करता है। जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि समालोचनात्मक चिंतन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम पूर्वाग्रही नहीं होंगे। निर्णय लेने में, किसी कार्य को करने में, किसी व्यक्ति को पहचानने में, किसी भी अन्य कार्यों में जो है हम पूर्वाग्रही नहीं होंगे। पूर्वाग्रह सबसे बड़ा दोष है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अगर हम पूर्वाग्रही हो जाएंगे, तो हमारा कार्य कभी सफल नहीं हो पाएगा, हम निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, हम वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपना पाएंगे, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएंगे अगर हम पूर्वाग्रही हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जरूरी चीज है समालोचनात्मक चिंतन, हमें पूर्वाग्रह से मुक्त करता है। हम कभी भी, जब हम किसी भी बात पे निर्णय लेने के लिए
हम पूर्वाग्रही नहीं होंगे, बल्कि हम उसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम उसमें निर्णय लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और जो आगे के पार्ट है उसमें आगे वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर देखिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।